हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। तो जैसे कि हम आपके प्रीलिम्स में बूस्टअप देने के लिए हमेशा तत्पर हैं और अभी हम दे भी रहे हैं, तमाम सीरीज चल रहे हैं। तो आज हम आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का एक ही वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बजट के ऊपर क्या है क्या नहीं, फिर बाद में बात करेंगे चीजों के। ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनियन बजट 2023-24। तो आपको यूनियन बजट 2023-24 जो आया है उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहले स्टेटमेंट बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एसेट्स और कोज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता है और कोज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी, और ना कि वो लाइबिलिटी में कोई भी रिडक्शन आपको करता हुआ देखने को मिलेगा। सेकंड बोलता है कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर कंसीडर करा जाता है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 ईयर, की 5 सालों से लगातार आपको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक। मतलब लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बताइएगा ऑप्शन ए 1 ओनली या 3 ओनली, ऑप्शन बी या 1 एंड 2 ओनली या 2 एंड 3, कौन से करेक्ट है। इफ अगर किसी को ये दिक्कत है कि व्हाट इज कि क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मींस कैपिटल रिसीट, ठीक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्राइमरी डेफिसिट, और आपका क्या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक 25 मिनट की वीडियो है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के ऊपर, बहुत इजीली वे में मैं इन सारी चीजों को कवर कर चुका हूं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो अभी उन सबको एकदम डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वरना फिर ये भी सेशन पूरा इसी पे हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को टैकल करिएगा। तो क्या आपका आंसर देखने को मिल रहा है? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन, इसका मतलब क्या कि जो फर्स्ट ऑप्शन था वो इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि जो कि आपका क्या था, बी का 3 ओनली, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार जिसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ आता है तो वो यानी कि गलत देखने को मिलता है, बट ऐसा हर समय नहीं होता है। जैसे कि हमारी एक ट्रिक है ना कि जिस भी क्वेश्चन में स्टडीली देखने को मिल जाता है तो वो गलत होता है, कि कोई भी चीज लगातार नहीं बढ़ती है, बट कुछ चीजें होती हैं जो कि लगातार आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ये पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा वाला सही है। तो देख लेते हैं पहला इनकरेक्ट क्यों है, सेकंड वाला इनकरेक्ट क्यों है। ओके, अगर आप सबसे पहले स्टेटमेंट 1 की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है एसेट्स, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें मेरी वीडियो में देख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, वो पैसा खर्च होना जहां पे आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जहां से आपको बाद में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि डैम बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ये सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल को आप क्रिएट कर रहे हैं, जब आप कैपिटल क्रिएट कर रहे हो ऑब्वियसली बात है आपका एसेट भी क्रिएट हो रहा है। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, उसने बोला था ना डज नॉट क्रिएट एसेट, डज नॉट नहीं, वो क्रिएट करता है एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड ऑप्शन था कि, सेकंड ऑप्शन क्यों गलत था, उसने बोला कि जो एजुकेशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है, ऐसा नहीं है। कैपिटल नहीं, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है, ठीक। वहां से आप कैपिटल कोई फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। वो अलग बात है, हम काउंट करते हैं क्या कि एजुकेशन को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लाना चाहिए, क्यों, क्योंकि एजुकेशन लेगा कोई एक स्टूडेंट, वो फिर बाद में जाके नौकरी करेगा, बाद में जाके वो आपका एज एसेट का ही तो काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे काउंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। थर्ड स्टेटमेंट में बोला था कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों में। अगर आप फॉलो करेंगे ये ग्राफ को तो आपको लगातार बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका देखने को लगातार आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको जानना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बहुत ही इजीली वे में वो कवर कर रखा है मैंने कि कैपिटल रेवेन्यू, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, या डायरेक्टली आप सर्च करके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं। अभी मैंने ये एलटी लेट्स पे एक क्वेश्चन, आप बताइएगा, जो अभी इंडिया ने अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो कि सुझाई थी, और ये इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं किसमें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस वाली, कन्वेंशन वाली में, और इसमें भी।
तो अगर आप देखना चाहे तो इन वीडियो को देख सकते हैं, इनके अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है LTLEDS को, यानी कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि एंटायरली रिप्लेस करना है डीजल बेस्ड व्हीकल्स को, ठीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलता है कि ये फ्रेमवर्क है डिजाइन की टू रेस्ट्रेन द एक्सपेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि जो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा सा कम करना है, या उसको उस पर थोड़ा सा लगाम लगानी है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे भी डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इट असिस्ट इंडिया इन प्लानिंग टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। जो इंडिया ने अपना जो टारगेट रख रखा है कि 2070 तक उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, तो ये जो LTLEDS है, जो स्ट्रेटेजी है ये लो एमिशन डेवलपमेंट वाली, तो ये इसको भारत को क्या करेगा, हेल्प करेगा कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए 2070 तक। नेक्स्ट डी ऑप्शन बोल रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट इनकर्स नो एक्सपेंस फॉर ट्रांसमिशिंग टू अ लो कार्बन डेवलपिंग पाथवे, ठीक। तो अब आप इनमें से मेरे को बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सही है, ठीक। उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा सी आंसर आपको इसका देखने को मिलेगा। सी आंसर क्या देखने को मिलेगा, सी में क्या था कि ये ऑब्वियसली बात है, ये असिस्ट करता है ना। अब आप खुद भी इसमें लगा सकते हैं लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा मिशन है 2070 उसको कम करना, तो ये उसको असिस्ट करेगा। क्या मतलब, मान लीजिए कि मैंने यूपीएससी का एक टारगेट लगा रखा है कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है कि नहीं। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए मेरे को अब तमाम चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और वन ऑफ द मेरे को मतलब अगर मैं करूं तो मेरे को, अगर मैं कोई टेस्ट सीरीज देता हूं या मॉक टेस्ट देता हूं, तो मॉक टेस्ट देने से क्या हो रहा है, मेरे को ही तो बूस्ट अप मिल रहा है, यानी कि ये मैंने एडिशनल चीज करी है। मॉक टेस्ट मतलब सिलेबस पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट मैंने एडिशनल करा है, जो कि करना ही चाहिए। तो LTLEDS की जो स्ट्रेटेजी है वो भी तो बूस्ट अप दे रही है आपके नेट जीरो कार्बन एमिशन को करने के लिए 2070 तक, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है पूरी प्रॉपर LTLEDS क्या है, कैसे क्या नहीं है, तो आप इन वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ये आपके इसमें बात भी करी गई थी किसमें, बजट वगैरह में, अगर आप देखेंगे तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको लेके चलना है, क्या क्या नहीं, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड आपको देखने को मिला था बजट के अंदर, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है कि ये जो फंड था वो सेटअप करा गया था एनकरेज करने के लिए एग्री स्टार्टअप बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज, कि मतलब ये जो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की जो बात करी गई थी आपके बजट के अंदर, तो उसका ये इसलिए सेटअप करा गया था जिससे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टार्टअप है उनको बूस्टअप दिया जाए यंग एंटरप्रेन्योर्स को रूरल एरियाज में। सेकंड स्टेटमेंट, ये फंड हेल्प करेगा ब्रिंगिंग मोर इनोवेशन टू द फार्मिंग सेक्टर, की फार्मिंग सेक्टर में आपकी और इनोवेशंस आएंगी, ठीक। ये जो फंड है ये हेल्प करेगा जिसकी वजह से इनोवेशंस आएंगी आपके फार्मिंग सेक्टर में। तो बताइएगा फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई सा ठीक नहीं है, ठीक। तो लगाइएगा आप इसका, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। जो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड है एग्जैक्टली वो क्या करेगा, जब एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को एनकरेज करेगा, जिसमें कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज में, उनको हेल्प मिलेगी स्टार्टअप स्टैब्लिश करने में, क्योंकि फंडिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। अब जब ये स्टार्टअप आएंगे, ऑब्वियसली बात है सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही सही हो जाएगा, जब स्टार्टअप आएंगे तो नए नए इनोवेशन लेके आएंगे, तो दिस फंड इज आल्सो हेल्प इन इनोवेशन करने में, ठीक। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा वो कर दिया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक। तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको भारत श्री स्कीम आपको देखने को मिली इसके अंदर, तो भारत श्री स्कीम से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, तो आप लोग बताइएगा, ठीक। भारत श्री स्कीम से, क्योंकि आप लोगों ने बजट पढ़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर बजट नहीं पढ़ा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसकी एक शॉर्ट समरी भी हम ले आएंगे, इफ अगर आपको लगता है कि जरूरत है, ठीक, तो उसकी एक शॉर्ट समरी हम ले आएंगे। ओके, तो अभी आपको भारत श्री से रिलेटेड मेरे को बताना है। भारत श्री आपको स्कीम देखने को मिली, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन स्कीम, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। इट सीक्स टू डिजिटाइज ओवर 1 करोड़ एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस ओवर द नेक्स्ट ईयर, लगभग अगले साल तक वो 1 करोड़ एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस को डिजिटाइज कर देगा, डिजिटलाइज, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है
भारत श्री सेटअप करी गई है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। ये रेस्पॉन्सिबल होगी एपिग्राफी म्यूजियम बनाने के लिए, जो कि स्टैब्लिश करा जाएगा नालंदा बिहार के अंदर। तो अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ये दोनों 1 एंड 3 इनकरेक्ट है, 1 2 एंड 3 तीनों ही इनकरेक्ट है। ठीक, तो आप इसको टाइप करिएगा, बाद में इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। पीएम विकास स्कीम आपको देखने को मिली है, उसका क्या एम है? एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव है पीएम विकास स्कीम का? अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बोल रहा है एम्पावर करना है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को एंड क्राफ्ट पीपल को, प्रमोट करना है सेल्फ हेल्प मोबिलाइजिंग एंड रूरल वुमेन को। ठीक, ओके, और हेल्प करना है स्टार्टअप्स को, जिससे कि वो यूनिकॉर्न्स बनने में आपके हेल्प हो। ठीक, और क्रिएट करनी है जॉब्स थ्रू एडॉप्शन ऑफ ग्रीन ग्रोथ। ठीक, तो पीएम विकास स्कीम का आपको क्या ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं। ठीक, इसका अगर आप देखते हैं तो इसका आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। ए क्या कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्पावर करना ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल को। ये आपको बजट के अंदर स्कीम देखने को मिली थी, तो इसको ध्यान रखना। पीएम विकास क्या? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक, तो ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो कि ट्रेडिशनल चीजों से रिलेटेड करते रहते हैं, ये क्राफ्टमैन पीपल है जो कि पुरानी चीजों को वर्क करते हैं हैंडिंग टूल्स का यूज वगैरह करके, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल लेते हैं। आगे आपका ये बजट के अंदर आपको सिकल सेल से आपको देखने को मिले कुछ चीजें, कुछ टारगेट, तो आप बताइएगा। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो तीनों में से कौन से सही कौन से नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बात करता है कि सिकल सेल डिसीज है एक ब्लड डिसऑर्डर की, जो कि इफेक्ट करती है प्रोडक्शन होमोग्लोबिन का ह्यूमन बॉडी में। ठीक, सिकल सेल डिसीज आपके होमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में क्या करती है? उसको अफेक्ट करती है। सेकंड है, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है एक मिशन जिस कि सिकल सेल को एलिमिनेट कर देना है। मतलब बेसिकली आपको सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देना है 2030 तक। और ये एक जेनेटिक डिसीज है फॉर विच अ ब्लड एंड बोन नैरो ट्रांसप्लांट इज करंटली द ओनली क्योर फॉर सम पेशेंट हु हैव सिकल सेल डिसीज। मतलब कुछ पेशेंट में जो सिकल सेल डिसीज से ग्रसित हैं, उनके लिए सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक करंटली एक क्या है, मतलब बेसिकली आपको एक सॉल्यूशन ठीक अभी है। और ये एक जेनेटिक डिसीज है। तो बताइएगा कौन सा इनमें से करेक्ट है? 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3। ठीक, तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसका देखने को मिलेगा बी। ठीक, यानी कि 1 एंड 3 करेक्ट है और ये सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। तो देख लेते हैं ये सेकंड वाला क्यों करेक्ट नहीं है। 1 एंड 3 आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखते हैं 1 एंड 3 क्यों करेक्ट है क्या नहीं है, तो जो सबसे पहली बात करी गई थी वो सही बात थी। जो सिकल सेल डिसीज है वो आपके होमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो सेकंड वाला इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो उसका वो विजन जो रखा गया है एलिमिनेट करने का, वो 2047 रखा गया है, ना कि 2030। तो जिसकी वजह से वो गलत हो गया। तो कुछ चीजें आपको ये भी ध्यान रहनी चाहिए कि 2030 था कि 2047 था। तो इसको एलिमिनेट करने का जो विजन है वो 2047 तक है। ठीक, और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। एग्जैक्टली ये जेनेटिक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बर्थ से भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको बजट में देखने को मिला था, तो मे बी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसलिए हम ऑलरेडी आपके लिए लेके आ गए हैं कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन फ्रेम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आगे बताइएगा। ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। जो मिस्ट्री स्कीम है, जो कि मिस्ट्री स्कीम आपको देखने को मिली, ये प्रिजर्व करेगी वेटलैंड एंड एनकरेज करेगी उनका ऑप्टिमल यूज। अमृत धरोहर एक इनिशिएटिव है मैंग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड। ठीक, कोस्ट लाइन के पास आपको लगाना है क्या? मैंग्रोव प्लांटेशन। तो अमृत धरोहर एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है, जिसकी वजह से आप कोस्ट लाइन पे प्लांटेशन लगाएंगे मैंग्रोव की। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर गोवर्धन फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब वेस्ट टू वेल्थ प्लांट आपके एस्टेब्लिश करे गए हैं गोवर्धन स्कीम के अंदर, जिससे कि आपको सर्कुलर इकोनॉमी का प्रमोशन करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन से करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, थर्ड ओनली, 1 एंड 2 ओनली या 1 एंड 3 ओनली? तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा क्या? बी ऑप्शन, यानी कि 3 करेक्ट है, बाकी गलत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताऊं, तो जो मिस्टी स्कीम है वो वेटलैंड से रिलेटेड नहीं, वो आपको मैंग्रोव से रिलेटेड देखने को मिलेगी। ठीक, मैंग्रोव प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ना कि आपको वेटलैंड के कंजर्वेशन या इन सब चीजों से रिलीज है। ठीक, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अमृत धरोहर है आपका किससे रिलेटेड?
प्लांटेशन से रिलेटेड, ना कि वो अमृत धरोहर नहीं, आपका मिस्ट्री स्कीम है मैनग्रोव से रिलेटेड। लेकिन इसने सेकंड स्टेटमेंट बोल दिया कि अमृत धरोहर है, अमृत धरोहर नहीं मिस्ट्री स्कीम है आपकी उससे रिलेटेड। और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, गोवर्धन स्कीम के तहत आपका वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए गए हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं आपको आगे क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और मिस्ट्री स्कीम पे प्लीज फोकस रख लीजिएगा। मिस्ट्री स्कीम के बारे में मैं एक वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कन्वेंशन वगैरह से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। श्री अन्ना पे काफी फोकस करा गया। श्री अन्ना मीन्स आपका मिलेट्स। जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करा गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को। ये आपको टाइप करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको घोषित कराया 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो अभी बजट के टाइम पे भी इस पर थोड़ा सा फोकस देखने को मिला, तो बताइएगा कि ये क्या है। न्यू हाइब्रिड राइस वेराइटी है, न्यू नेम है जो कि मिलेट्स को दिया गया है, या न्यू क्रिप्टो करेंसी या बॉन्ड रिलीज करे गए आरबीआई से, कुछ नहीं। आपको ये क्या देखने को मिलेगा, मिलेट, ये न्यू नेम है जो कि मिलेट्स को दिया गया है, श्री अन्ना। ठीक, श्री अन्ना अगर आप देखें, श्री अन्ना की जो मिलेट्स की अगर आपको वो देखने को मिल जाती है टाइप्स, तो आपको मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ज्वार वगैरह, सोरगम वगैरह, ये सारे मेजर मिलेट्स हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें छोटे, जैसे कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कूडो, चीना, समा, ये सारे आपके क्या है, मतलब ये मिलेट्स के ही टाइप है। प्लीज इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी हल्का सा बता देता हूँ। इंडिया मेजर प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, तो इसको ध्यान रख लेना आप। ठीक, और इंडिया के अंदर पल मिलेट फोर्थ मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप है राइस के बाद। राइस, व्हीट एंड मेज के बाद पल मिलेट आपकी फोर्थ मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लेना। और अगर आप देखें तो इनके नाम ध्यान रख लेना, स्मॉल मिलेट जैसे फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट और कूडो मिलेट। ठीक, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये बेसिकली इनको क्यों प्रमोट करा जा रहा है, बेसिकली इनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक, न्यूट्रिशियस फूड आपको देखने को ये मिल जाएगा। जैसे कि आपको इसके अंदर विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम आपको देखने को मिल जाता है। फाइबर भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो नरिश मतलब जो माल नरिशमेंट का जो शिकार है, माल न्यूट्रिशन का जो शिकार है, तो उसको मतलब कम करा जाए। ठीक, क्योंकि इससे काफी पौष्टिक आहार है ये एक। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो ये मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप भी है। इसको इतना पानी वगैरह इतना नहीं चाहिए होता है। अफ्रीका वगैरह में बहुत अच्छे से आपको देखने को होता है, वही मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको बजट के अंदर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखने को मिला। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स रिपोर्ट करा जाता है डेली बाल्टिक एक्सचेंज के द्वारा, जो कि लंदन में है। और जो इंडेक्स है ये प्रोवाइड करता है बेंचमार्क फॉर द प्राइसिंग ऑफ मूविंग मैन्युफैक्चर गुड्स बाय सी, यानी कि जो भी समुद्र के थ्रू गुड्स मूव हो रहा है उसके प्राइस को ये उसके प्राइस को क्या करता है, मतलब एक बताता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, या नाइदर 1 नॉर 2। ठीक, आप इसका टाइप करके बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन आपका इसका इनकरेक्ट है। ये पहली वाली बात एकदम एग्जैक्टली सही है कि ये जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो डेली रिपोर्ट करा जाता है लंदन के द्वारा। ठीक, बाल्टिक एक्सचेंज जो कि लंदन में उसके द्वारा करा जाता है। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2022-23 जो भी रिसेंटली निकला है, उसने डिक्लाइन ऑब्जर्व करा है कॉस्ट ऑफ शिपिंग में थ्रू बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के। ठीक, अगर आप सेकंड वाले की बात करें तो वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर आप देखते हैं तो वो बेंचमार्क वगैरह गुड्स एंड सर्विसेज के वहां पे सेटअप नहीं करता है, जबकि ये मेजर करता है चेंजेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग में। ठीक, वो गुड्स एंड मतलब गुड्स वगैरह के बेंचमार्क सेटअप नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है, जो मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री है उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो वो सेटअप करेगी ना एज कम्पेयर टू बाल्टिक ड्राई। ठीक, इंडेक्स तो ये जैसे कि जो मटेरियल कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग मतलब इट मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस रॉ मटेरियल सच एज कोल्स एंड स्टील्स में। ठीक, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये वन शॉट में आपका ये पूरा एमसीक्यू है जो कि हमने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। अभी एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक चीज क्या कि कभी भी मतलब बेसिकली क्या कि जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफ होगी,
है कि नहीं, कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगा, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। ठीक, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी को सिर्फ 6 महीने में ही निकालना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। जितना आपने अगर कलेक्टर बनने का सपना देखा है तो ऑब्वियसली बात है उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। 2 साल या जितने भी मान लीजिए आप, मिनिमम 1 से 1.5 साल तो सिलेबस खत्म होने में लग जाते हैं, और आप चाहते हैं कि 6 मंथ में आप आईएएस बन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनते, वो बहुत रेयर केसेस देखने को मिल जाएगा। उसका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करिएगा। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल रहा है तो कभी उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिएगा, वो कितने सालों से उसकी मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में ही वो बन गया। तो भाई अगर आपने सपना देखा इतना बड़ा, तो उतना बड़ा आपको वो चुकाना भी तो पड़ेगा ना, है कि नहीं। 1.5 साल मिनिमम सिलेबस खत्म होने में लग जाते हैं, 9 महीने तो कम से कम जीएस का सिलेबस खत्म होने में चाहिए। और उसके बाद रहा आपका ऑप्शनल 5 से 6 महीने। मान लीजिए कि मैंने 6 महीने बता दिया और वहीं पे आपने ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया, तो 9 महीने उसमें लग जाएंगे। ठीक, मतलब कुल मिला के 1.5 साल तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको उसका साथ में रिवीजन भी करना है। ठीक, तो ऐसा टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपने सपना देखा है इतना बड़ा, तो इतने बड़े की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना। अगर आप साइकिल ले रहे हैं तो साइकिल की कीमत 2500 रुपए चुकानी पड़ेगी, जो पहले आज तक। ठीक, और वहीं पर आप कार लेने लगे हैं तो उसकी कीमत उतनी ही चुकानी पड़ेगी ना। तो सेम यही है, यूपीएससी है। नेक्स्ट आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताइएगा कौन सा करेक्ट है। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि आपकी प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रोलिसिस करके वाटर का, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम 2030 तक। और नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो बताइएगा पहला एंड दूसरा सही है, दूसरा एंड तीसरा सही है, 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 2 एंड 3 सही है, बिकॉज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे फोकस रखा गया था बजट के अंदर। तो इसको ध्यान रख लेना। तो इसका अगर आप देखें तो ए ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेगा, पहला एंड दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं देखने को मिलती है आपको, इसका देखने को कौन सा मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो उसमें स्टेटमेंट दे रखे थे वो एग्जैक्टली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे तरणु आईएएस यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल को तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है, तो आप टेलीग्राम से इस लेक्चर की पीडीएफ ही ले सकते हैं, हेल्प फुल रहेगी आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट इसने पूछा कि कौन कौन आपके सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। जो एक्सपेंडिचर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन पे हो रहा है, या जो एक्सपेंडिचर आपका सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पे हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर आपका न्यूट्रिशन पे हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर आपका आर्ट एंड कल्चर पे हो रहा है। तो बताइए पहला सही है या सिर्फ 1 2 एंड 3, 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3 एंड 4, ये सारे ही सही हैं। कौन सा आपको सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो डी आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि आपके सारे ही उसके अंदर काउंट होते हैं, चाहे आप किसी को भी देख लें। तो ये सोशली तो हेल्थ एंड एजुकेशन सोशल ही है, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे कर रहे हैं तो वो भी आपको सोशली वेलफेयर ही है ना, सोशल सर्विसेज ही है। आर्ट एंड कल्चर पे कर रहे हैं वो भी आपको सोशल सर्विस देखने को मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैब ग्रो डायमंड्स आपको न्यूज में देखने को मिला। लैब ग्रो डायमंड से रिलेटेड न्यूज में क्या, अब बजट में ही देखने को मिला। तो बताइएगा लैब ग्रो डायमंड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। ठीक, ये बोल रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड्स जो कि मैनमेड होते हैं, मैनमेड डायमंड्स हैं जो कि केमिकली डिफरेंट होते हैं नेचुरल डायमंड से। सेकंड स्टेटमेंट है ये डायमंड यूज्ड होते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में। तो बताइए पहला सही है, दूसरा है, दोनों, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डी, यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट उसके गलत देखने को मिलेंगे। पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो अगर आप देखें तो वो मतलब वो सेम ही होते हैं। ये भी केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली सेम होते हैं, जो कि आपके नेचुरल डायमंड मिलते हैं ना, उसी की तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और सेकंड उसने बोला कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ना, यूज्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अलावा भी अलग जगह भी यूज होते हैं, जैसे कंप्यूटर चिप्स, सैटेलाइट, 5G नेटवर्क्स वगैरह, इन सब में भी आपको इसका यूज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मतलब कहाँ, ज्वेलरी में ही यूज नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये मतलब पूरा आपका खत्म हो चुका है कि नहीं, मतलब जितना भी जो पोर्शन जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। और मिस्ट्री स्कीम पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वगैरह मैं ये कवर भी कर चुका हूँ, थोड़ा वीडियोस में देख लीजिएगा। ओके,
और बाकी आप वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह पे मैं लेके आ चुका हूँ, और आपका आरबीआई, मतलब जो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं वो मैं सारी वीडियोस बना चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर पे भी वीडियो आ रही है, आपकी परसेंटेज सीसेट भी स्टार्ट कर रखा है। मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम में चीज़ों की कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पे आपको फोकस रहना चाहिए, ठीक? हम पढ़ तो इतना सारा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। अरे यार, जितना ज़रूरी था, इतना तो आपने छोड़ दिया और आपने इतना पढ़ लिया है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? इतना पढ़ो ना जितना ज़रूरी भी है। और आपने ज़रूरी चीज़ नहीं पढ़ी, आपने बाकी सब चीज़ पढ़ लिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका नहीं निकल रहा है तो? ऑब्वियसली बात है, नहीं निकलेगा उसमें, ठीक? तो आप हम ये वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी फ्रीली, ठीक? और डेली करंट अफ़ेयर्स आपको मिल जाएँगे, और करंट अफ़ेयर मैगज़ीन भी एकदम क्रिस्प वे में। और अभी हम मेंस इवैल्यूएशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रीली आपका मेंस का इवैल्यूएशन करा जाएगा। कुछ नहीं, आपको हमारी वेबसाइट पे मेंस की कॉपी, कुछ भी, कोई से भी क्वेश्चन पे आप आंसर लिखिए, और क्वेश्चन हम भी प्रोवाइड करा देंगे, उस पे लिखना है उस पे लिखिए, या जो भी आपने आंसर लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अपलोड करिएगा और आपको इवैल्यूएट होके वो कॉपी मिलेगी, ठीक? तो थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।